है इसी टॉपिक से, और उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ये अभी कुछ नया कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, हम क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है ये असाइनमेंट है। देखो, इसमें कई क्वेश्चन बेसिक हैं स्टार्टिंग में, वो आप देख लोगे, ठीक है ना। अ, तो एक दो जो पीवाईक्यू में आया ना क्वेश्चन, देखो ये सब तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, मतलब डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन इसमें भी पुट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो इधर जो है ना कुछ क्वेश्चंस हैं, दिस वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है ना। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट एक मिनट, क्वेश्चन एक पीएफआर का था, जानते हो, मुझे हम सोच रहे थे वो डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ फ्यूजन रिएक्शन पूछा हुआ था। हाँ देखो, ये जैसे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कुछ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर प्लूटोनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल रिलीजिंग एनर्जी बाय फिजन इनटू आइसोटोप्स बेरियम एंड स्ट्रोंशियम थ्रू द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ईच ऑफ दीज न्यूक्लियाइड्स इज गिवन इन टेबल, ठीक है ना। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है सभी के लिए। न्यूट्रॉन जो निकल रहा है, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल ये दो न्यूक्लियन का बाउंड स्टेट नहीं है ना, एक सिंगल न्यूक्लियन है, तो इसमें कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी जीरो होता है, ठीक है। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वन कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ सच फ्यूजन रिएक्शन पर सेकेंड इन ए 100 मेगावाट रिएक्टर। तो 100 मेगावाट रिएक्टर में हमें बताना है कि कितने फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं पर सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या होगा कि हमें देखना होगा कि एक फ्यूजन रिएक्शन में, ये जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है प्लूटोनियम, ये प्लूटोनियम है ना, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम में ब्रेक कर रहा है, तो इसमें एक सिंगल फ्यूजन रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और उसको हम 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट को हम उस एनर्जी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कितने फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी फ्यूजन रिएक्शंस टेक प्लेस, ओके। तो दैट्स व्हाट वी विल हैव टू डू, ओके। तो चलो एक इसे हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर बहुत ज़्यादा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये आंसर मेगावाट में है, तो मेगावाट और ये, अच्छा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, और ये वॉट है, तो ये तो ऐसा ही हो गया, 10 टू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 10 टू द पावर माइनस -13। 19, और प्लस इधर से 6 के आसपास अगर आ गया तो 19 + 6। अच्छा नहीं, तो मतलब हो सकता है कि इसमें एनर्जी थोड़ा ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है ना। तो अच्छा नहीं, मेगा इसमें भी है, जब मेगा मेगा है इसमें तो भी है, हाँ। -13 होगा ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसका मेगा और इसका मेगा डिवाइड करेंगे ना तो कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो इसमें टेन 19 पावर ही नाइनटीन बचेगा। हाँ 19 के ऑर्डर में ही आंसर आ जाएगा, तो इसी थोड़ा प्रिसाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा सो दैट यू गेट द आंसर, ठीक है। तो इसमें आप लोग हम लोग वर्बल ही कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखो इसमें ऐसा करते हैं, देखो ये हम लोग इसमें क्यू वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू वैल्यू ऐसा होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बेरियम और स्ट्रॉन्सियम का हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, तो बेरियम और स्ट्रॉन्सियम का बाइंडिंग एनर्जी इसके मास नंबर से हमको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, तो मास नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। और इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं सभी लोग, ठीक है। सभी लोग नोट डाउन कर लो इसे भी, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देर इज प्लूटोनियम, देर इज प्लूटोनियम, इसका मास नंबर जो दिया हुआ है वो है 239, ठीक है ना। हमें मास नंबर की जरूरत पड़ेगी, एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। 239, इट इज एब्जॉर्बिंग ए न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये कन्वर्ट हो रहा है बेरियम में, ठीक है ना। ये बेरियम में कन्वर्ट हो गया। बेरियम का मास नंबर दिया हुआ है 146, ये 146 है, और प्लस स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम का दिया हुआ है 91, ठीक है। और इन सभी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। ये
इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, दैट इज 7.6 है, 7.6 एंड हियर इट इज 8.2, ठीक है, एंड दिस वन इज 8.6, ठीक है। तो अब हमें और जो इसका जो है ना रिएक्टर का जो पावर है, पावर ऑफ द रिएक्टर दैट इज 100 मेगावाट, ठीक है ना। तो 100 इधर लिख देते हैं, 100 मेगावाट रिएक्टर है। तो इसमें हमें बताना है कितने फ्यूजन हो रहे हैं, ठीक है ना, पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो डायरेक्ट है इसको। पहले जानते हो क्या होता है, जैसे हम पहले के बैचेस में पढ़ाते थे ना, तो हम ऐसे क्वेश्चन कराते नहीं थे। हम जो है ना क्या बोलते थे स्टूडेंट को कि ये तो कर ही लोगे तुम, कर लेना, ठीक है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि एग्जाम में स्टूडेंट क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं ना, तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी कर देना चाहिए, ठीक है ना, क्लास में। तो कई बार पता चलता है कि बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट करके नहीं आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि हम लोग क्यू वैल्यू पहले निकालते हैं, दिस इज सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, नहीं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, कलर कुछ अलग सा हो गया है ना, ब्लैक नहीं है ये, ब्लू है। ब्लैक ये वाला है, तो ठीक यस है, सर, आपसे ठीक। ठीक है सर। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे भी सम लिखना होता है। तो इसमें देखिए रिएक्टेंट ये है और ये दोनों प्रोडक्ट हैं, प्लस इसमें 3 न्यूट्रॉन भी ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इसकी बाइंडिंग देखो, बाइंडिंग जो प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट में 3 है, लेकिन इसका बाइंडिंग एनर्जी 0 होता है, ध्यान रखोगे, इसका भी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। तो ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों का हमें बाइंडिंग एनर्जी लिखना है, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये दिया हुआ है, तो इसमें ऐसा होगा 8.2 और मल्टीप्लाइड बाई 146, प्लस इसका बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे प्रोडक्ट का, तो 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 91, माइनस इसका लिखेंगे 7.6 और मल्टीप्लाइड बाई 239, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज बाइंडिंग क्यू वैल्यू, ठीक है। मतलब क्यू वैल्यू मतलब ये हो गया एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन, मतलब दिस इज एनर्जी, ये जो निकला है ना, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड है, रिलीज्ड इन वन फ्यूजन, इन वन फ्यूजन, एक एक फ्यूजन में इतना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो बस इसको आप लोग जरा मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है, और फिर तो इसलिए नंबर ऑफ ये जो निकल रहा है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हम इसको जूल में क्योंकि वो वाला वॉट में दिया हुआ है ना, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो दिस विल बिकम इक्वल टू जो भी यहाँ पे नंबर आएगा और मल्टीप्लाइड बाय मेगा, मेगा तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो इसको हम मेगा रहने देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 जूल लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर 163.4। इतना 100 163.4। और इतना आ गया, चलो ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्यूजन निकालना है ना, तो देखो एक फ्यूजन में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो 100 वाट का है, तो मतलब बहुत सारे फ्यूजन मिलकर के 100 वाट पावर जनरेट कर रहे होंगे इस रिएक्टर में, 100 वाट मेगावाट रिएक्टर है ना। तो नंबर ऑफ फ्यूजन जो हो जाएगा ना, वो मतलब पावर ऑफ रिएक्टर हो जाएगा, पावर ऑफ रिएक्टर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्यू वैल्यू, ठीक है ना। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से पावर ऑफ रिएक्टर 100 मेगावाट है, और डिवाइडेड बाय ये जो निकल गया 163.4, और ये जो है ना मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये मेगा जूल है, ठीक है ना। तो जूल वॉट पर सेकंड हो जाता है ना, सॉरी वॉट जो है जूल पर सेकंड, जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, तो पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। बेसिकली अब देखिए यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, इसको 1000 कर दो, 1000 और डिवाइडेड बाय 163.4 और मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ठीक है ना, और इंटू 10⁻18, इतना आएगा आंसर, 10⁻18 में आना चाहिए, ठीक है ना। तो 1000 को इससे बस डिवाइड कर देंगे एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। तो एक बार देख लो जरा कितना आ रहा है डिवाइड करके आंसर।
कैलकुलेटर, ठीक है। देखो हम डिवाइड कर देते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय कितना है, 163.4 था, है ना। 3.8 फोर 4 × 1.6, चलो हम भी लिख ही देते हैं, ठीक है ना। 1.6 ये इतना आ गया, 3.82 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आंसर जो है ना, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, तो 3.8 मतलब 3.9 के आसपास ये वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसका, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 10 पावर 18 में आया ना, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर था ये, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 का ए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। वही तो आ रहा है हमारा भी, तो यहाँ पे 3.9 × 10 पावर 18, ठीक है ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही है, ओके। तो ठीक है, इसका तो आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, आप लोग लिख लो यहाँ पे 3.9 × 10 पावर 18 फ्यूजन पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो इस इधर भी जो है ना उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो हम यूनिट एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, देखो गेट में 2 बार आया हुआ है, 2000 में और 2003 में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अदर एग्जाम्स में भी, ठीक है ना। तो देखो इसमें लिखा हुआ है द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम, ठीक है ना, आर गिवन, ठीक है ना। तो मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम दिया हुआ है, आर गिवन टू बी, ठीक है। ये और ये दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम हमें निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, देखो 2 बार। अब ये एटॉमिक मास यूनिट ये दिया हुआ भी है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू इतना है, ठीक है ना। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग इसके, ठीक है ना। देखो कैसा है, तो ये क्वेश्चन जो था टीएफआर का था, अभी जो हम लोग डिस्कस किए, ठीक है ना। और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये गेट एग्जाम में पूछा गया, बट इट कैन बी आस्क्ड इन एनी अदर एग्जाम, ठीक है ना। तो इसमें देखिए मासेस किसका किसका दिया हुआ है, मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम, ठीक है ना। तो जैसे यूरेनियम 292 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 238, है ना। हाँ ठीक है, यूरेनियम 238 है, ठीक है। तो इसका मास जो दिया हुआ है, इट्स मास इज गिवन टू बी, कितना दिया हुआ है, 238.0508, ठीक है ना, 0508, इतना एटॉमिक मास यूनिट है ये, ठीक है ना। फिर मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम का जो मास है ना, दैट इज गिवन टू बी 1.00, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन एटम का मास है 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। और एक दिया हुआ है मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, दैट इज, ठीक है ना, ये दिया हुआ है 1.0087, 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ना इतना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931.64, ठीक है। ये तो तुम लोग याद भी रख सकते हो, इसमें दिया हुआ, हालांकि दिया हुआ है इसमें 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी बताना है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये हो जाएगा Z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है ना, तो इसलिए हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं, प्लस N टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस ये मास ऑफ एटम हो जाएगा, जो भी इधर हाइड्रोजन लिखते हैं ना, तो इधर एटॉमिक मास हो जाता है, ठीक है ना, एटॉमिक मास, और इंटू C² ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा हमको लगता है गलत क्या है इसमें, एटॉमिक मास यूनिट ये मास होता है ना, इसको जो है ना, मतलब एटॉमिक मास यूनिट का ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को C² से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज हमको यहाँ पे डिवाइड बाय C² ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। विल हैव टू राइट लाइक दिस मेगा, क्योंकि मास आप सभी जानते हो ना, मास को जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है ना, एनर्जी यूनिट में मास को लिखते हैं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय C² लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो
ठीक है, तो हम लोग इसमें सब कुछ देखो एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, तो बस ये वैल्यूज पुट कर देना है यहाँ पे। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन ये सब आ सकता है। मेन बस इसमें ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, Z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, N टाइम्स मास ऑफ, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक मास जो भी दिया गया है। तो यहाँ पे फिर से आपको Z, देखिए Z का वैल्यू इसमें 92 हो जाएगा, ये Z होगा, ठीक है ना। दिस इज 92 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये दिया हुआ है 1.0078 प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों को माइनस कर दो, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 146 टू, Yes, sir. 146. 146 आएगा ना, हाँ। तो ये 146 आ गया, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इसमें दिया हुआ है 1.0087, ठीक है ना, माइनस एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है 238.0508। ये सब इतना देखो, ये सब कुछ जो दिया हुआ था ना, वो किस में दिया हुआ था, ऑल दीज आर गिवन इन एटॉमिक मास यूनिट। तो इन सब का यूनिट जो होगा, मतलब ये एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एटॉमिक मास यूनिट बाहर आ जाएगा। तो वन एटॉमिक मास यूनिट देखो ऐसे लिख देंगे, ये अभी AMU हो गया, AMU और इनटू ये जो C² था, ये लिख देंगे। तो AMU की जगह पे फिर ये पुट कर देना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे देखो जो भी नंबर आएगा वो लिख देंगे, और AMU की जगह यहाँ पे 931.64, ठीक है ना, ये लिख दिया जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये सी, इतना मेगा, ऐसे यूनिट ऐसे है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डिवाइड बाय C², और फिर ये C² यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस हम लोग यहाँ पे देखिए जो भी ये ब्रैकेट में आ रहा है ना, दैट मल्टीप्लाइड बाई 931.64, बस ये हमें मल्टीप्लाई कर देना है, वी विल गेट द आंसर। तो ये जो आंसर निकलेगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, ठीक है ना। सो दैट्स दी, तो बस ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दैट्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में भी देखो ऐसे क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। तो इसीलिए अभी से ये मत सोचो कि कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर ही लेना है, ठीक है ना। एक मिनट देखें कैलकुलेटर में कहाँ गया, हाँ, तो देखो हम कैलकुलेटर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें कितना आ रहा है, देखो पहले 92 है, 92 मल्टीप्लाइड बाय 1.0078, इतना पूरा लिखना होगा, इसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हो, अगर अप्रोक्सीमेट करोगे ना गलत हो जाएगा, 1.0078, ये इतना हो गया। फिर हमको इसमें, 1804.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। चलो हम भी कर देते हैं प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 146 मल्टीप्लाइड बाय वन 1800. 1.0087 है ना, 87, ये इतना हो गया। ये इतना आ गया, फिर माइनस करना है, 238 है ना, 238.0508, ये इतना आ गया, 1.9 मल्टीप्लाइड बाई, लास्ट में है 931, बस 1804.5, इतना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लिख लें सभी लोग, ठीक है। इसका आंसर देखें कितना दिया हुआ था, 1800 दिया हुआ है ना, तो 1800 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑल राइट, तो इसका करेक्ट आंसर जो आ रहा है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1804 समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो क्लोजेस्ट आंसर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह का आ सकता है। अभी रिसेंटली जो है ना एक जैम में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो हम दिखा रहे हैं आप लोग को, जस्ट ए मिनट।
ये स्कैंड पेपर है ना, इसलिए इसमें मिल नहीं रहा। जस्ट एक मिनट। हाँ देखो, ये क्वेश्चन पूछा था अभी जैम में, ठीक है ना। जैम 2024 का क्वेश्चन है ये, दिस वन। तो हम लोग जो मॉर्निंग में डिस्कस किए थे ना, आई थिंक उससे हो जाना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है। स्टेशनरी नाइट्रोजन न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस लिखा गया है। एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखिए, ये नाइट्रोजन है। इट इज बम्बार्डेड बाई अल्फा पार्टिकल विच इज हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच हियर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड। सभी का मास जो है ना, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन बताना है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। तो हीलियम का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना। नाइट्रोजन तो रेस्ट में है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टेशनरी नाइट्रोजन। तो देखो, मॉर्निंग में जो कॉन्सेप्ट हम बताए थे ना, मतलब इस तरह क्वेश्चन हम कराए भी थे, ठीक है ना। या पिछले क्लासेस के वाले कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। मॉर्निंग में जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जो है ना, इसमें क्यू वैल्यू दो तरीके से निकालेंगे। एक हम Yes, मास sir. से, हाँ, मास से क्यू वैल्यू निकालेंगे। और एक क्यू फिर वैल्यू हम kinetic निकालेंगे energy. काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है Yes. ना। इक्वेट तो कर बस देंगे. हाँ, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको जरा देखो, एग्जाम में तो होता है ना कि फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो एक बार जरा फास्ट कैलकुलेशन करके तुम लोग बिना कहीं से आंसर देखे हुए इसका बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है। देखो, यू जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मतलब वही एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है ना। यू का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है ना, सेम वैल्यू 931.5, ठीक है। तो जरा फास्ट कैलकुलेशन करिए आप लोग सभी लोग और देखिए क्या आंसर आ रहा है। क्यू वैल्यू दो तरीके से हिंट हम दे रहे हैं। क्यू वैल्यू यू हैव टू राइट इन टू वेज, ठीक है ना, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जैम 2024 का। जैम 2024। तो हम एक बार डेटा नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इसमें दिया हुआ है हीलियम 42, मतलब हीलियम न्यूक्लियस है ये, ठीक है। और इट इज हिटिंग द नाइट्रोजन विच इज 713, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन 8 एंड प्लस ए हाइड्रोजन, है ना। तो अच्छा, ये 14 है, ठीक है। नाइट्रोजन 714 है और ये 817 है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इन सभी का मास दिया हुआ है। मास इज गिवन टू बी 4.003 U, and mass of this one is given to be 14.003 U। इसका मास दिया हुआ है 16.999 U। और इसका मास दिया हुआ है 1.008 U। यू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है ना। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी हमें देना है। काइनेटिक एनर्जी तो हीलियम का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी हीलियम है, हाइड्रोजन 5.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और 4.0, नहीं, हाइड्रोजन का दिया हुआ है ये। इसका तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। नाइट्रोजन इज एट रेस्ट, so kinetic energy 0। एंड
now kinetic energy of this one hydrogen is 4.012, सभी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बताना है हमें, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी हैव टू गेट। और U का वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चन है ये भी, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे Q वैल्यू दो तरीके से निकालना है। देखो Q वैल्यू हम लोग जानते हैं कि होता है समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय C² होता है, ठीक है। So this is what we have, okay. Now you see, अच्छा इसमें भी ध्यान रखोगे 1U जो लिखा है ना वो 931.5 लिखा हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन एक्चुअल में इसको ऐसे लिखना चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C², अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे जब वैल्यू सभी में पुट करेंगे ना C² ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, देखिए इन दोनों के मास का सम करना है, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 336 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और 14 + 4 18 हो गया माइनस, ठीक है। सम ऑफ दीज टू कर देना है, तो ये ऐड कर देते हैं, 8 9 17 हो जाएगा, 9 1 10, फिर यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है ना। डेसिमल और गलत 18, क्या कह रहे हो? 2.2 आ रहा है अप्रोक्स आंसर। डेसिमल गलत नहीं, ये वाला डेसिमल गलत हो गया, हाँ ठीक है। तो ये इतना आ रहा है, ठीक है ना। और तो ये U और इंटू C² है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे ना, तो 0.001। अच्छा ये माइनस में आ रहा है ना, हाँ माइनस, हाँ हाँ माइनस में ही आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है ना ये, क्योंकि यस ये तो पूरा क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 पॉइंट माइनस में 0.001, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय ये जो U इंटू C² करेंगे ना, तो ये 931.5 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना बच जाएगा, बाई C² कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -0.9315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम लोग Q वैल्यू ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। बस ये होता है, ठीक है, इसमें कोई C² नहीं होता है, ध्यान रखोगे, मास वाले में सिर्फ C² होता है, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट में था, तो U बाहर आया, और U को आप ध्यान रखोगे 931.5 बाई C² लिखोगे ना, C² कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू इतना ही होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आप लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट देखिए ये इसका तो निकालना ही है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ऐसे लिख देते हैं प्लस, ठीक है ना, ये है 1.008 माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट इस ये रेस्ट में था, ये है काइनेटिक एनर्जी इसका 5.31, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी है। तो K का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस टेक ऑल दिस थिंग्स टू दैट साइड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ से निकल कर आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5.31, ठीक है, नहीं दिया हुआ था ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1.008, और माइनस में ये वाला आ रहा है इतना सर 9, 1.008 की जगह वो आएगा ना 4.012। आपने गलती से एम ही लिख दिया है। अच्छा अच्छा ये था, सॉरी, हाँ ये हाँ ऊपर सही वाला तो। हम लिख दिए, हाँ हम्म, वो सही कह रहे हो तुम, ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना दिया हुआ था, ठीक है, 4.012, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, ये माइनस हो जाएगा 4.012, है ना। तो ठीक है, अब माइनस कर देते हैं, ये 0 है यहाँ पे, पहले इन दोनों को माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8 और 9, और ये हो जाएगा 2, और ये बन गया 1, 1 पॉइंट दिस माइनस सर आपने पॉइंट पूरा नहीं लिखा, वो क्या, 5.314 है। आपने बस 2 अच्छा पॉइंट डेसिमल लिखा है। 314 लिखा हुआ था, यस सर।
अच्छा अच्छा अच्छा, हम हमें फिर ध्यान नहीं ऐसे है। गलत है। अरे गलती हो गया। चलो ठीक है, तो फिर ये जो है ना ऐसे 314 है। 1.302 आ रहा है। अच्छा, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद नहीं नहीं, हम बस लिख ये देते। माइनस करके वन अच्छा तो पॉइंट थ्री जीरो टू हाँ, तो ये 2 हो जाएगा, ये जीरो जीरो हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, है ना, यस 1.302 सर। माइनस। और ये था 0 पॉइंट था ना, 0 पॉइंट माइनस में। यस सही। हाँ, तो ये क्यू का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है, क्यू का वैल्यू ये माइनस में था 0.9315। इसमें यस। जीरो लिख देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 में ये 1 हो जाएगा ना, जीरो। तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर सेवन। बच जाएगा 10 में 3 जाएगा 7, और ये बन जाएगा 2, 12 में हो गया 3, है ना। यस। जीरो नहीं होगा पॉइंट ना। थ्री सेवन यस सर हाँ, सही। 0.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, ठीक है। ये देखो जरा, आंसर इतना दिया है, दैट्स द आंसर। तो बस दो मेथड से हम लोगों ने इसको निकाल दिया, जो लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे ना, वही है। क्वेश्चन नंबर था ये 54, आंसर लग रहा है नहीं होगा, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। ये जैम 2024 का क्वेश्चन है, तो देखें मेरे पास शायद आंसर की हो। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 54 शायद। 54 था, है ना। यस। 34 34। अच्छा, 54। हाँ देखो ये आंसर की है इसका। हाँ देखो कितना, 54 था ना शायद। हाँ 54 का ये आंसर है, 0.42 0.4। हाँ तो 0.37, एक डेसिमल प्लेस में पूछा होगा इसको, है यस ना। सर सही है एक पॉइंट। डेसिमल प्लेस में पूछा होगा ना, तो वो 0.4 तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन ये ऐसे देना नहीं चाहिए, रेंज जो है ना बहुत छोटा दिया है, 0.4 टू 0.4 ही दिया है। ठीक यस है, सर। राउंड ऑफ करके 0.4 ही आएगा, 0.37 है ना, तो 0.4 ही कहा जाएगा इसको, ठीक है। ऑलराइट। देखो इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। बस ये डेटा एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का ये जो क्वेश्चन होता है ना इस टाइप का, एग्जाम में कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है इसमें, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो इस क्वेश्चन को और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जा सकता है, तो बस इस दो तक। क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी था इस क्वेश्चन में, हाँ इसमें। कि डिफरेंस कम आ रहा था ना इसलिए। हम्म। बाकियों में थोड़ा हाँ हम ऐसा। लोग बिना कैलकुलेट, लगभग बिना कैलकुलेटर से ही हो यस गया, है सर। ना। हाँ। इजी था। हाँ, वी डिडंट यूज कैलकुलेटर, ठीक है। ऑलराइट, तो ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन से ही हम लोग एक इंस्पिरेशन लेते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन था ना, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग अगर इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो क्यू वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एंडोथर्मिक। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो सम एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। तो वो एनर्जी जो सप्लाई होता है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जैसे मतलब हीलियम आकर के स्ट्राइक कर रहा है ना, तो देखो हीलियम का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ना, ये काइनेटिक एनर्जी हीलियम का इसीलिए दिया जा रहा है। अगर हम हीलियम का काइनेटिक एनर्जी थोड़ा लो कर देंगे ना, यहाँ जैसे अभी 5.3 दिया गया है, इससे भी अगर हम कम कर दें काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, तो फिर जानते हो ये रिएक्शन हो नहीं पाएगा, दिस रिएक्शन विल नॉट अकर एक्चुअली। तो एग्जाम में जानते हो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर ए रिएक्शन टू अकर। तो जानते हो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट शुड बी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर ए रिएक्शन टू अकर, तो वो समझ लो कि वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता है। मतलब ये एंडोथर्मिक टाइप का होगा, मतलब अगर इसमें हम काइनेटिक एनर्जी नहीं देंगे ना, तो कभी भी मतलब, या फिर कह सकते हो कि नाइट्रोजन को हम हीलियम से स्ट्राइक अगर नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो कभी भी ये इसमें ब्रेक नहीं होगा, इट विल नॉट ब्रेक इनटू दिस, ठीक है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी शुड बी गिवन टू द स्ट्राइकर सो दैट रिएक्शन अकर्स, ठीक है ना, जिसको थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। इससे क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बट बिफोर दैट थोड़ा सा जो है ना, देखो आप लोग को हम ये ब्रीफली बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ
कि ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, ये जस्ट हम लोग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे थोड़ा फिर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानते होंगे कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, या इसी को यूनिट सिंपली यू भी लिखा जाता है, यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सो दिस इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ, ठीक है ना, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज, ओके। 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो एक्चुअली क्या होता है, इसको हम मोलर मास ऐसे लिख देंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, मतलब C12 की बात कर रहे हैं हम लोग, C12, ठीक है ना। तो मोलर मास ऑफ C12 ऐसे लिख दिया जाएगा, C12 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, ये लिख दोगे। तो यहाँ से देखो 1/12 हो गया ये, और मोलर मास जो इसका होता है ना, वो लगभग 12 ग्राम ही होता है, दिस इज 12 ग्राम, ठीक है ना। और ये हो गया एवोगाड्रो नंबर, तो ये 12 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि वन एटॉमिक मास यूनिट जो है, वन एटॉमिक मास यूनिट दैट विल बिकम इक्वल टू 1/एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ग्राम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/6.023 और इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है ना। ये इतना ग्राम हो गया, ठीक है ना। सो देयरफॉर वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे ना तो ये लगभग 1.66 के आसपास आ जाता है, 10⁻24 ग्राम, ठीक है ना। ये इतना आ गया, तो इसको केजी में करेंगे तो ऑब्वियसली 10⁻27 आ जाएगा, तो 1.66 इंटू 10⁻27 केजी होगा, ठीक है ना। तो वन एटॉमिक मास यूनिट, आप ध्यान रखेंगे डेफिनेशन इसका यही होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दैट्स द यूनिट। तो अब इसी को जो है ना, मतलब इन एनर्जी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, इन एनर्जी यूनिट, तो एनर्जी यूनिट में अगर हम वन एटॉमिक मास यूनिट को लिख रहे हैं ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो 1.66 था ये, इंटू 10⁻27, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे कि इधर C² से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, एनर्जी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं, देखो यहाँ पे C² से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3 × 10⁸ हो जाएगा इतना, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम इसको क्या क्या करने जा रहे हैं कि आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर देखिए ये हमने इलेक्ट्रॉन जूल था ये, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे C² से तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, अब बाई C², ऊपर C² से मल्टीप्लाई किया तो नीचे C² हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मेगा में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻6 यहाँ से और डिवाइड कर देंगे, यहाँ मेगा के लिए 10⁻6 आ गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज। तो अब देखो यहाँ से आप ये इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 16 हो गया ये, 16 में से 6 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा ना, तो मतलब 10 और 19 29 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज 29, तो 29 में से 27 माइनस होगा, तो ये बेसिकली 10⁻2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये लगभग इतना आ जाएगा, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा 166 और इंटू यहाँ से 9 आ जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 1.6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लगभग ऐसा लग रहा है ना कि इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो लगभग 100 के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है ना, वन, ठीक है, दिस विल बी, नाइन और हंड्रेड फिर हाँ, तो 900 लगभग लग रहा है देखने से कि 100 ही होगा, और ये लेकिन ये 1.60 है ना ये, ठीक है ना, और ये 166 है, तो थोड़ा सा 100 से ज्यादा आएगा ये, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसा आ जाता है फिर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C², तो यही फिर कैलकुलेट करोगे ना एग्जैक्टली, तो 938, अभी जो हम लोग लिख रहे थे ना 938.31, सॉरी 31 है ना, 931.64 933 या आ रहा है। 5, नहीं तो वो हम एग्जैक्ट हो सकता है ये नहीं लिखे होंगे, ठीक है ना। ये जो है ना लगभग ये 1.67 हो सकता है, होता हो, ठीक है ना। 7 होगा। हाँ, यहाँ पे 7 ही कर दो, ये जो है ना 1.67 है ये, ठीक है। तो ये जो है ना 1.67 है,
ठीक है, तो 931.5 के आसपास ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी यूनिट में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर ही होता है। बहुत सारी मतलब जब दिया रहता है ना डेटा, तो उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, बट एक्चुअल में इट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर देख रहे हो ना सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी सी स्क्वायर से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके, सो नाउ एज आई मेंशन कि कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं, उसको कराने के लिए हमें, ठीक है, थ्रेशोल्ड कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है ना, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल उसमें से यही है। ठीक है ना, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीलियम को मतलब एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। अगर जैसे वही 4 दिया गया ना, तो देखो ऑक्सीजन का इतना काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया। अगर हम उसको कम कर देंगे ना, मान लो उसका एनर्जी को और बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आंसर जो है ना गलत मतलब नेगेटिव में आने लगे ये। ठीक है ना, तो मतलब इसका मतलब होगा ही नहीं रिएक्शन, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस नाउ। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर थ्रेशोल्ड, या इसी को बोलते हैं मिनिमम, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, तो ये जो है ना, देखो इसमें कुछ चीजें और रिलेटेड पूछा जाता है। मतलब जैसे कभी कभी क्या है कि क्यू वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी में रिएक्शन वगैरह पूछ दिया गया। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसके दो वर्जन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, एक रिलेटिविस्टिक वर्जन और नॉन रिलेटिविस्टिक। हमने आपको बताया ना, रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक पता चलता है इससे कि अगर क्या बोलते हैं मास में चेंज जो हो रहा है वो अप्रिशिएबल नहीं है। मॉर्निंग की क्लास में हम बताए थे कि मास में चेंज अगर अप्रिशिएबल नहीं है, बहुत कम मास में चेंज हो रहा है, एकदम नेग्लिजिबल जीरो के क्लोज, तो समझ जाएंगे कि वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। या फिर जो काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो आ रहा है, ठीक है ना, वो बहुत कम है। ठीक है ना, तो जैसे हम बताए थे कि मास है सपोज करो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। या फिर मास है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है पता चला किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो नॉन रिलेटिविस्टिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो नॉन रिलेटिविस्टिक डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है ना, उसके बाद रिलेटिविस्टिक आएगा। ठीक है ना, तो नॉन रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक का आइडेंटिफिकेशन हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है ना, तो हम लोग देखिए मानकर चल रहे हैं कि कोई सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। ठीक है ना, ये एक्स हो गया। ठीक है ना, इसको हमें हमने स्ट्राइक किया किसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मान लो हमने स्ट्राइक किया, मान लीजिए ए से। ठीक है ना, तो ए स्ट्राइक्स एक्स, तो उसके बाद ये बन गया मान लीजिए वाई, और एक नया ऑब्जेक्ट कुछ बी निकल आया। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ना मान लो रेस्ट में है। ठीक है, दिस इज एट रेस्ट, और ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा होगा। ठीक है ना, इसमें तो हमें इसका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताना है कि इसका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर दिस रिएक्शन टू अकर, ये रिएक्शन होने के लिए, ये जो है ना इंसिडेंट पार्टिकल है। ठीक है ना, ए इज ए इज इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, तो इसका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है, क्योंकि ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, जैसे ए नहीं होगा ना। ठीक है, और तो एक्स विल नेवर डिके इनटू वाई एंड बी। ठीक है ना, तो हमें ये पता करना है कि इसका बेसिकली कितना होना चाहिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, और राइट, तो इसको देखो मतलब जस्ट हमने ऐसा ही ये एक कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे लिख दिए कि एक्स इज डिकेइंग इनटू वाई एंड बी एंड इट इज बीइंग स्ट्रक बाय ए, ए इसको स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए हम लोग जो है ना पहले एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ ए इंसिडेंट पार्टिकल बाय ए
क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पार्टिकल, ठीक है ना। तो जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं और इसी डिस्कशन से फॉर्मूला देखो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्कशन। तो हम लोग मान लेते हैं कि देखिए ये कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, इसका मास सपोज करो, और एक पार्टिकल है ये, इसका मास मान लो m1 है और इसका मास m2 है। ये जो है ना रेस्ट में है और ये इधर मूव कर रहा है विद सम स्पीड, लेट्स से v1, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, लेट अस राइट इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो तो अभी हम लोग कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ना वो लैब में कर रहे हैं, देखो इन लैब, मतलब लैब में हम देख रहे हैं कि ये ऐसे जा रहा है v1 स्पीड से। तो इन लैब आप देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी k, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m1 और v1 स्क्वायर। ये इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, इसका तो जीरो ही है, ठीक है ना। नाउ तो लैब में ये इसका काइनेटिक एनर्जी है, ओके। अब अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर हम सेंट्रो मास फ्रेम में कैलकुलेशन करते हैं, देखो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अच्छा लैब फ्रेम में देखो क्या होगा कि जैसे ये इसको आकर के स्ट्राइक किया, ठीक है ना, तो स्ट्राइक करने के बाद ऐसा होगा कि ये देखो ए और एक्स था, बाद में कुछ दूसरा पार्टिकल बन गया, तो इधर कुछ जो है ना बाद में कुछ ऐसा बन जाएगा m3, और मान लो ये m4 ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। सो इट विल बिकम समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा m4, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है ना। तो लैब में जो है ना हम ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो है ना दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। हम लोग अभी इन सभी का काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये भी मूविंग होंगे, ठीक है ना, दीज विल बी मूविंग, ऐसा नहीं कि रेस्ट में नहीं होंगे ये, ठीक है ना। तो हमने इंसिडेंट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी लिखा है। तो अब देखो इन सेंट्रो मास फ्रेम अगर आप डिस्कस करोगे ना, ये इन सेंट्रो मास फ्रेम लिखा हुआ है, तो पहले वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे m1 v1 होगा, और प्लस ऐसे लिखा जाता है m2 v2, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये सेंट्रो मास की फ्रेम में वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि सेंट्रो मास फ्रेम में ये m1 v1 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस ये m2 जो है ना वो रेस्ट में था स्टार्टिंग में, तो m2 और इंटू जीरो लिखना होगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे m1 प्लस m2 होगा। ये तो सभी जानते हो ना, सेंट्रो मास फ्रेम में दो पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है ना, जैसे हम लोग बिफोर कोलिजन, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये बिफोर कोलिजन है, देखो दिस दिस इज बिफोर कोलिजन, हम लोग डिस्कशन बिफोर कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा कि ऑलराइट, तो सेंटर मास फ्रेम में वेलोसिटी इतना निकल जाएगा vc, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, ठीक है ना। ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, ये हो जाएगा m1 v1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। vc का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, ठीक है। आप इसको चाहते हैं तो ऐसे करके वेक्टर में भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट इन वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखना चाहते हैं ना, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यू विल हैव टू राइट लाइक दिस। तो यहां से देखिए v1 वेक्टर और माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ऐसे वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये v1 हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो vc वेक्टर लिखोगे ना, तो यहाँ से ऐसा होगा m1 v1 वेक्टर और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम ले लोगे तो v1c जो आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे ना, तो m1 v1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m2 v1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट। तो ये इसका ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हो गया विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अब हम वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल निकाल रहे हैं v2c, v2c पढ़ोगे इसको ऐसे, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और हम जो लिख रहे हैं ना अभी, ये बिफोर कोलिजन लिख रहे हैं, ठीक है ना। बिफोर कोलिजन देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने निकाल दिया है, इसको सॉरी ऐसे लिखना होगा v2 वेक्टर और माइनस vc वेक्टर, ठीक है। जैसे v1c था ना, v1 माइनस vc, वन है और c है तो वन और c आ जाएगा, टू और c लिखा हुआ है तो टू और c लिखना होगा यहाँ पे। अब v2 तो जीरो दिया हुआ है ना, बिफोर कोलिजन वी आर डिस्कसिंग, तो ये जीरो दिया हुआ है, ठीक है ना। और vc का वैल्यू ये निकला हुआ है, vc इज दिस, तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे m1 v1 वेक्टर और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया।
तो अब देखिए दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी जो है ना सेंट्रो मास फ्रेम में निकल चुका है, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज दिस, विल राइट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, ठीक है ना, इन सेंट्रो मास फ्रेम, ठीक है ना। चलो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, ठीक है ना, इन सेंट्रो मास फ्रेम, ठीक है, बिफोर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम इन सेंट्रो मास फ्रेम, सेंट्रो मास फ्रेम, मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि वी आर राइटिंग सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो हम लोग क्यू वैल्यू में यूज करते हैं ना, वो लिख रहे हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, हाफ m1 फर्स्ट पार्टिकल, इसका वेलोसिटी सेंटर मास फ्रेम में v1c है, और प्लस हाफ m2, और वेलोसिटी जो है ना v2c है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से, तो एक्चुअली क्यू वैल्यू के लिए इसकी जरूरत तो पड़ती है ना, तो इसीलिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हाफ m1 और v1c हमने निकाला है ना, तो ये निकला है, ठीक है ना। तो इसका अब ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा ऐसे, देखो m2 और v1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, एंड इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ गया हाफ m2 एंड v2c, वी कैलकुलेट दिस द वैल्यू ऑफ v2c, दिस वन, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस हियर, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा ये माइनस, तो स्क्वायर में ऐसे ही खत्म हो जाएगा, माइनस तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, m1 v1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दिस होल स्क्वायर। नाउ यू सी देयर आर सम कॉमन टर्म्स, ठीक है ना। v1 स्क्वायर कॉमन होगा दोनों में, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर कॉमन होगा, हाफ कॉमन होगा, तो हाफ वी कैन टेक m1 फ्रॉम हियर, यहाँ पे भी m1 है, m1 m2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइड बाई यहाँ पे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर कॉमन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे v1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, व्हाट रिमेन्स हियर इज m2 और व्हाट रिमेन्स हियर इज m1, तो एक m1 m2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो निकला ना यहाँ पे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है, हाफ म्यू, म्यू मतलब ये रिड्यूस मास हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे ही लिख देते हैं अभी, m1 इंटू m2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और इंटू v1 स्क्वायर, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग, ओके। तो ये निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम लैब फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकाले होते ना, ठीक है, तो मतलब ये इतना आ गया होता, ठीक है ना। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर निकाले होते लैब फ्रेम में, तो यही निकलता, क्योंकि सेकंड पार्टिकल तो रेस्ट में था ना लैब फ्रेम में। लैब फ्रेम में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, दूसरा रेस्ट में है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो यही होगा, ठीक है। ऑलराइट। तो अगर आप देखिए दोनों के बीच में आप रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी इन लैब फ्रेम है, दिस इज, इसको आप के सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं, ठीक है ना, के सी। और के लैब जो था ना, के लैब के एल, ठीक है ना, दैट वाज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, ऐसा था सिर्फ, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फिर डिवाइड द टू, तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, एंड v1 स्क्वायर कैंसिल होगा, m1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो, देखो के सी और डिवाइड बाय के एल अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू जस्ट m2 विल रिमेन देयर, ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो, हाफ m1 v1 स्क्वायर को हम के एल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू m2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसा कुछ आएगा, ओके। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इन लैब फ्रेम इज इक्वल टू, देखो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इन सेंट्रो मास फ्रेम, और यहाँ से आ रहा है m1 प्लस m2 और डिवाइडेड बाई m2, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना। सो वी हैव ए फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इन लैब फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन सेंट्रो मास फ्रेम, एंड वी आर गेटिंग हियर m2 से डिवाइड कर दोगे ना, 1 प्लस ये m2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस m1 बाई m2। तो m1 जो है ना, मतलब आप कह सकते हो कि स्ट्राइकर है, और m2 जो है वो टारगेट जो था वो था, ठीक है। तो ये एक रिलेशन निकल गया काइनेटिक एनर्जी इन लैब फ्रेम और काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर मास फ्रेम में, ठीक है ना। बिफोर रिएक्शन, मतलब ये जो हमने एनर्जी निकाला है वो बिफोर रिएक्शन के लिए निकाला है, ठीक है ना। तो ये देखो जस्ट एक बेसिक सा डिस्कशन था, ठीक है ना। अब हम देखिए मेन हमारा जो टारगेट था ना, वो था थ्रेशोल्ड और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस, है ना। यहाँ पे देखो लिखे हुए थे ना,
ठीक है, तो इस पे वापस आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था थ्रेशोल्ड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, तो देखिए हम लोग लैब में भी कैलकुलेशन किए हुए हैं और सेंट्रो मास फ्रेम में भी किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हम दोनों को रिलेट करके और हमें इस चीज को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा लैब में, क्या होता है कि जैसे ये पार्टिकल आया, ठीक है ना, पार्टिकल आके इसको हिट किया, तो हिट करेगा तो दोनों पार्टिकल चलने लगेंगे। ये देखो लैब में इस तरह से होगा, इन लैब ऐसा दिखेगा आफ्टर कोलिजन पार्टिकल मान लो ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है ना, बट दे विल बी मूविंग, ये भी मूव कर होगा। अभी जैसे ये क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, दिस वन, ठीक है ना, कहाँ गया ये क्वेश्चन, तो इसमें ऐसा था ना, देखो ये रुका हुआ था, ये आके स्ट्राइक किया, तो ये चल रहा है और इसका भी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला गया, तो यही तो हम लोग कैलकुलेट किए थे। सो बोथ आर मूविंग एंड दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड ऑल्सो। हम लोग मैकेनिक्स में जो कोलिजन पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि एक पार्टिकल आके हिट कर रहा है तो दूसरा ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ऐसा ऐसा केस हम लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो देखिए इसमें अब हमें थिंक करना है कि हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए लैब में क्या होता है कि ये आकर के हिट करेगा तो ये दोनों चल रहे होंगे आगे की तरफ, ठीक है ना। अगर चलेंगे नहीं तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा ना, क्योंकि इट हैज सम मोमेंटम, इसका मोमेंटम जीरो है, तो जितना मोमेंटम इसमें है उतना ही मोमेंटम इन दोनों में भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इन दोनों को चलाना जरूरी है, ठीक है ना। दे मस्ट मूव, ठीक है ना। अगर मूव नहीं करेंगे ना दोनों तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। अब सेंट्रो मास फ्रेम में देखते हैं। देखो सेंट्रो मास फ्रेम में अगर आप देखिए तो हम लोग सेंट्रो मास फ्रेम में डिस्कस किए, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जो है ना वो इतना है, तो अगर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल निकालोगे ना तो इसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये m2 v1 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इतना आ जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल देखिए v2c जो है ना वो इतना निकला हुआ है m1 v1 डिवाइड बाय दिस, ठीक है ना। तो इसके मास से मल्टीप्लाई करोगे m2 से, तो m2 से देखो, अच्छा इसमें देखो इसका मोमेंटम निकालने के लिए m1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये m1 m2 v1 आ जाएगा और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसमें मास से मल्टीप्लाई करोगे ना तो m1 m2 v1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो m1 m2 इसमें आएगा वो नेगेटिव होगा, इसमें m1 m2 आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम का सम करोगे ना तो जीरो आएगा। तो इसमें जानते हो क्या होता है कि सेंट्रो मास फ्रेम में आप देख सकते हो ना कि दोनों पार्टिकल इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमेशा ट्रू होता है सेंट्रो मास फ्रेम में। इन सेंट्रो मास फ्रेम टू पार्टिकल्स ऑलवेज मूव विथ इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका वेलोसिटी प्लस है और इसका माइनस है, इसके मास से मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको इसके मास से मल्टीप्लाई, इस वेलोसिटी को इसके मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम इक्वल अपोजिट आ जा रहा है, ठीक है ना। तो सेंट्रो मास फ्रेम में जो है ना दो पार्टिकल सिस्टम अगर है तो उसका मोमेंटम हमेशा जीरो, टोटल मोमेंटम जो है ना हमेशा जीरो होता है, बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी। तो मोमेंटम जो है ना वो ऑलरेडी कंजर्व्ड होता है। सेंट्रो मास फ्रेम में मोमेंटम कंजर्व कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्व होता ही है चाहे पार्टिकल कितनी भी स्पीड से मूव करें, ठीक है ना। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व बिकॉज टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं कि इन सेंट्रो मास फ्रेम, एक बार प्रीवियस स्लाइड कर दीजिएगा। ये देखो, ओके सर। ठीक है। तो देखो इन सेंट्रो मास फ्रेम टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो, टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो होता है ना वो ऑलवेज जीरो होता है सेंट्रो मास फ्रेम में, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो हम लोग इन इन सेंट्रो मास फ्रेम ऐसा कह सकते हैं, मान लो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम अगर हम ऐसे कहते हैं कि एक पार्टिकल इधर आ रहा है ये m1 है और ये आ रहा है v1c स्पीड से, तो m2 जो है ना वो m2 इधर आ रहा होगा, ये v2c से आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो v1c और v2c दोनों में जो है ना v1 आ रहा है, v1, ठीक है ना। वी वी आर गेटिंग v1 इन बोथ, ठीक है ना। तो अगर हम जानते हो मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहते हैं ना तो हमको v1 को कम रखना पड़ेगा, वी वांट v1 टू बी स्मॉल, ठीक है ना। v1 को स्मॉल रखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो ऐसा हुआ कि मान लेते हैं कि v1 स्मॉल होगा तो फिर v1c स्मॉल होगा, v2c स्मॉल होगा, तो मतलब दे आर कमिंग, कोलिजन तो कराना है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि जीरो कर दें। जीरो कर देंगे तो फिर तो कोलिजन ही नहीं होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक अपने आप हम ये कह रहे हैं ना कि x कैन नॉट डिके इनटू y एंड b ऑन इट्स ओन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमको जो ए पार्टिकल है ना, हम यहाँ पे कह रहे थे ना कि देर इज ए पार्टिकल ए, तो हमें पार्टिकल ए को कुछ काइनेटिक एनर्जी तो दे नहीं होगा, तभी ये एक्स जो है ना वाई में डिके करेगा, मतलब कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो हमें कुछ हम कुछ मिनिमम स्पीड देंगे, मिनिमम स्पीड देंगे, ये दोनों आकर के कोलाइड करेंगे
और आफ्टर कोलिजन ऐसा कुछ होगा। देखो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन हम मान के चलेंगे कि इसमें जो है ना ये मान लो ये M1 जो है ना वो x था, और M2 को नहीं, M1 को हम लोग a बोल रहे थे, ठीक है ना, जैसे ये a है और ये जो था ना ये x था। तो आफ्टर कोलिजन जो है ना ये यहाँ पे बन गया, क्या बोलते हैं, y, ये मान लो y और b बन गया है, ठीक है ना। तो y बन गया और b भी बन गया, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं ना कि ये इतना कम स्पीड था ना कि ये जस्ट फॉर्म हुआ और ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ है, दे आर नॉट मूविंग। ठीक है, ये कौन से फ्रेम में मान रहे हैं, देखिए ध्यान रखोगे, सेंट्रो मास फ्रेम में ऐसा कहते हैं, कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि बी और वाई जो फॉर्म हुआ ना सेंट्रो मास फ्रेम में, वो दोनों रेस्ट में आ गए, ठीक है ना। तो रेस्ट में आ जाएंगे तो इसका मोमेंटम जीरो, इसका मोमेंटम जीरो, ठीक है ना। और इन दोनों का तो मोमेंटम हम जानते हैं इक्वल अपोजिट है, तो इसका भी टोटल मोमेंटम जीरो ही है। तो मोमेंटम अगर हम इसको रेस्ट में मानते हैं ना, तो क्या होगा कि कंजर्वेशन मोमेंटम का वायलेशन नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। यहाँ पे देखो लैब फ्रेम में अगर तुम बोल दोगे ना कि ये दोनों रेस्ट में हैं, तो क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम का वायलेशन हो जाएगा। तो आपको ये बोलना तो मस्ट है कि ये दोनों मूविंग है। तो जानते हो ये जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, वो आप लैब फ्रेम में निकालना मुश्किल है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम देखो ऐसे बोलना चाहेंगे कि अगर V1 मिनिमम होगा ना, तो इन दोनों का स्पीड भी मिनिमम होगा, इन दोनों का स्पीड मिनिमम होगा, क्योंकि कम स्पीड से स्ट्राइक करेगा तो ये कम स्पीड से मूव करेंगे। अब वो मिनिमम स्पीड इन दोनों का कितना होगा वो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि इनको मूव तो करना है, क्योंकि अगर मूव नहीं करेंगे तो कंजर्वेशन मोमेंटम वायलेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर इनिशियल स्पीड कम होगा तो हम बोलेंगे कि फाइनल स्पीड भी कम होना चाहिए, तो फाइनल स्पीड को हम जीरो ही कर देंगे, ठीक है। और जीरो यहाँ पे करने पे जानते हो क्या है, कंजर्वेशन मोमेंटम का वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कैलकुलेशन जो किया जाता है ना, वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में किया जाता है, ठीक है। और दैट इज दी कह सकते हो यूजफुलनेस ऑफ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्योंकि यहाँ पे आपको आफ्टर कोलिजन मिनिमम स्पीड पता है, लैब फ्रेम में आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम स्पीड को अब इसका जीरो कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा कि हम लोग क्यू वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। सेंटर मास फ्रेम में सब कैलकुलेशन चल रहा है, ध्यान रखोगे। तो क्यू वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो यहाँ पे जीरो जीरो हो जाएगा, और रिएक्टेंट का हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं, उसी को हम लोग केसी लिखे हुए थे यहाँ पे, है ना। ये रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी जो है ना, ये निकाले थे ना हम लोग यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसी को हमने लिख दिया था यहाँ पे, दिस वन, ठीक है ना। ये जो निकला है ना, इसी को हम लोग केसी लिख दिए थे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखो केसी जो निकला ना, केसी दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू निकल गया, ठीक है। तो केसी जो आएगा वो माइनस क्यू होगा, ठीक है ना। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये केसी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी इन लैब सॉरी सेंटर मास फ्रेम है बिफोर रिएक्शन, ये रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। ऑल राइट, अब देखो हम लोग जानते हैं कि क्यू जो होता है ना, देखो ऐसे ध्यान रखोगे क्यू, ठीक है। तो एक्चुअली देखो एक बात सिर्फ समझा रहे हैं हम यहाँ पे कि क्यू जो है ना, जैसे अभी आप ये बोल सकते हो कि ये तो क्यू हमने निकाला किसमें, लैब फ्रेम में निकाला हमने, ठीक है ना। दिस क्यू वी कैलकुलेट सॉरी दिस क्यू वी कैलकुलेटेड इन सेंट्रल मास फ्रेम, ठीक है ना। लेकिन क्यू का फॉर्मूला ऐसे होता है ना, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो एक्चुअली ये सभी जो मासेस होते हैं ना, ध्यान रखोगे ये सब रेस्ट मास होता है, ये रेस्ट मास है, ये भी जो है ना यहाँ पे, ये भी दिस इज ऑल्सो रेस्ट मास। यहाँ पे जो क्यू वैल्यू निकालने के लिए मास यूज होता है, वो रेस्ट मास यूज होता है, ठीक है ना। ये सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। और रेस्ट मास जानते हो सभी फ्रेम में सेम होता है, ठीक है ना। रेस्ट मास इज सेम इन ऑल फ्रेम, ओके। तो ये जो हम यहाँ पे क्यू यूज कर रहे हैं ना, ये क्यू आप ये नहीं बोल सकते हो कि लैब फ्रेम का क्यू है, दिस क्यू इज सेम इन मतलब ये जो हम लोग निकाले, ये सेंट्रो मास फ्रेम का सॉरी ये जो हमने क्यू निकाला यहाँ पे सेंट्रो मास फ्रेम का काइनेटिक एनर्जी यूज करके निकाले हम लोग, ठीक है ना। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि दिस क्यू हैज बीन कैलकुलेटेड इन सेंट्रो मास फ्रेम, ओके। सो इट विल नॉट बी अप्लीकेबल इन लैब फ्रेम, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्यू जो है ना देखो रेस्ट मास से निकलता है, और रेस्ट मास सभी फ्रेम में सेम होता है। तो इसीलिए ध्यान रखो कि क्यू इज सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। तो क्यू जो होता है ना वो क्या है कि सेम इन ऑल फ्रेम
ऑफ रेफरेंस। तो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्यू का वैल्यू सेम होता है, ठीक है ना, ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, फ्रॉम दी, ठीक है। तो हाँ, ये जो कैलकुलेट होता है ना वो बेसिकली इससे कैलकुलेट होता है, क्या बोलते हैं, रेस्ट मास से, तो इसीलिए इसका वैल्यू सभी फ्रेम में सेम होगा। ऑल राइट। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे ऐसे लिखा हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमने जीरो कर दिया है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को आप जीरो कर रहे हो ना, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जो है ना देखो प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी जीरो करोगे ना, तो इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग में ये जो पार्टिकल आ रहे हैं ना, वो मान के चल रहे हो कि बहुत कम स्पीड से आ रहे हैं, दे आर कमिंग विथ वेरी लो स्पीड। अगर ऐसा होगा ना, आप ऐसे सोचो कि कोई पार्टिकल, दो पार्टिकल बहुत फास्ट ऐसे आ रहे हैं, बहुत बहुत जोर से कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन के बाद भी वो मूव कर सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि वेरी स्मॉल स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल स्पीड जो होगा ना, वही तो हमको देगा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को जीरो कर रहे हो ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को हम केसी लिखे थे, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे केसी थ्रेशोल्ड लिखना पड़ेगा। सो दिस यहाँ पे जो है ना, ये जो केसी लिखा गया है ना, वो केसी थ्रेशोल्ड होगा एक्चुअली, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दिया ना, तो केसी थ्रेशोल्ड का वैल्यू इतना होगा। तो सेंट्रोमास फ्रेम में अगर पूछा गया ना कभी भी कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी इन सेंट्रोमास फ्रेम, तो आप ध्यान रखोगे वो माइनस क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो नाउ फ्रॉम प्रीवियस रिलेशन, देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है नाउ फ्रॉम प्रीवियस रिलेशन, देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसे लिखा हुआ था के इन लैब फ्रेम इज इक्वल टू के इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और वन प्लस यहाँ पे m1/m2 लिखा हुआ है ऐसे। m1 इज द मास ऑफ, ध्यान रखोगे, जो इंसिडेंट पार्टिकल है, जैसे इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो इंसिडेंट पार्टिकल का मास m1 लिखा हुआ है, टारगेट का मास को हम लोग m2 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर हम देखो इसको इसको मिनिमम करेंगे ना, तो ये भी मिनिमम हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये लैब का काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें थ्रेशोल्ड लगाओगे ना, तो इसमें भी थ्रेशोल्ड आ जाएगा। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इन लैब फ्रेम थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होगा ना, वो केसी थ्रेशोल्ड हमने निकाल रखा है माइनस क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू लिख देंगे, और वन प्लस m1/m2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कैलकुलेशन होता है, दिस इज हाउ कैलकुलेशन इज डन, ठीक है ना। तो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली ऑल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्कशन था ना, देखो सेंट्रो मास फ्रेम, लैब फ्रेम, ठीक है ना, ये सब डिस्कशन जो होता है, आप ध्यान रखोगे कि ये क्लास 12th के स्टूडेंट को भी कराया जाता है, सेंट्रो मास फ्रेम वगैरह वहां पे भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आईआईटी जेई से स्टार्ट हो जाता है, आईआईटी जेई में भी एडवांस लेवल में ये कुछ इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है, फिर नेट में, गेट में, ठीक है ना, जैम में, सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी तक लेकिन जानते हो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी का एक भी क्वेश्चन जैम में नहीं पूछा गया है, बट आईआईटी जेई में पूछा गया है। आप सोच सकते हो जब आईआईटी जेई में आ सकता है, तो जैम में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बट क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला अभी लिखा गया है ना, ये लिखा गया है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है। तो देखो ये हमने नॉन रिलेटिविस्टिक का क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन बताया है, ठीक है ना। अगर यही रिलेटिविस्टिक केस होता है, ठीक है ना, तो रिलेटिविस्टिक केस में भी मतलब एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है सिमिलर वे में, ठीक है ना। तो हम अभी उसको जो है ना डायरेक्ट आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना। अ, लेकिन हम फिर किसी क्लास में उसको करा देंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन। तो अगर देखो रिलेटिविस्टिक होता है, फॉर रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये है m1, ठीक है, ये आ रहा है इधर से, ठीक है, और ये कोई टारगेट है, टारगेट, ठीक है, इसको कुछ भी मास बोल दो m2, ठीक है ना। फिर इसको ये हिट किया, और उसके बाद जो है ना मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स बन गए ऐसे, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है m3, m4, m5, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि इस केस में मास में डिफरेंस होगा, ठीक है। इसमें दो, तीन, चार जितने भी पार्टिकल बनने हो, दो पार्टिकल भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमारा जो कैलकुलेशन हुआ ना, उसमें ये कितने हैं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। वो तो हमने इस आपने देखा कि इस कैलकुलेशन में भी कहीं पे भी प्रोडक्ट में क्या बन रहा है वो तो डिस्कस ही नहीं हुआ, ठीक है ना। प्रोडक्ट में अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी हम लोग जीरो लिखे थे, अगर तीन पार्टिकल भी बने होते
तो भी 0 लिख देते हैं उसका, ठीक है ना। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे, हाँ तो हम लोग ये कह रहे थे कि इसमें कितने भी पार्टिकल चाहे बन जाए, ठीक है ना, ऐसे करके लिख दो डॉट डॉट डॉट। तो रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन अगर किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो थ्रेशोल्ड आता है ना, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, ऐसे के टी एच लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये लैब फ्रेम में लिखा जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये आता है मास ऑफ, मतलब ये ऐसा होगा, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट का होल स्क्वायर माइनस सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ टारगेट होगा, ठीक है, टारगेट जो न्यूक्लियस है ये, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड, ओके। तो इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन को आंसर करेंगे। रिलेटिविस्टिक केस में ऐसा होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टी स्क्वायर नहीं थ्रेशोल्ड। होगा क्या? क्या कह रहे हो? टी स्क्वायर। पी स्क्वायर? किसका पी स्क्वायर? अच्छा, सी स्क्वायर बोल रहे हो, ठीक है। टी। टी स्क्वायर तो होगा ही, हाँ, ठीक है ना। अदरवाइज ये मास का फॉर्मूला से बन जाएगा ना, एक सी मास जब भी रहेगा ना, मास के फॉर्मूले में सी स्क्वायर आएगा ही, तो लास्ट में यहाँ पे सी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो ये सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये है, इट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है, फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है, रिएक्शन को कराने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम किसी दिन आप लोग को बता देंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके लिए रिलेटिविटी का भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोग जो लोग रिलेटिविटी पढ़ चुके हैं वो रिलेटिविटी रिवाइज कर लेंगे ना, तो फिर आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और राइट, तो देखो अब जो कॉन्सेप्ट दो बताया गया ना, जैसा कि हम बताएं कि ये दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो, ये मास ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर है माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर है, और इंटू सी स्क्वायर है, और डिवाइड बाय 2 इंटू मास ऑफ टारगेट है, ठीक है ना। टारगेट मतलब ये M2, इस फिगर में अगर बात करें तो M2 है ये, ठीक है ना। और राइट, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। तो इन दोनों फॉर्मूले पे देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना एग्जाम में, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, जस्ट आई एम शेयरिंग ए क्वेश्चन हियर। तो ये है क्वेश्चन, देखो IIT जेई का, ठीक है ना, जस्ट मिनट। देखो ये IIT जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, दिस वन। तो देखिए जरा इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसी टाइप से। देखो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द रिएक्शन, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो सभी लोग, ठीक है ना। ये आई थिंक 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 23 या 22 किसी का है क्वेश्चन ये। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द रिएक्शन, ठीक है ना, नाइट्रोजन को अल्फा पार्टिकल। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जैम के एग्जाम वाला है ना, जैम में भी यही वाला था ना, मतलब रिएक्शन तो यही यस दिया सर, हुआ था ना उसमें अभी, सिर्फ जैम 16 और था, 2024, हाँ। बाकी सेम है। हाँ वही, सेम रिएक्शन है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, उसमें 14 लिखा हुआ था ये वाला, है ना। O6, यस सर, O16 था मतलब। हाँ, और O16 था, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो सभी लोग। देखो इसमें लिखा हुआ है, इन लेबोरेटरी फ्रेम इज NMeV, ठीक है ना। एज्यूम नाइट्रोजन इज एट रेस्ट इन लेबोरेटरी। ऐसे क्वेश्चंस में यही होता है, जो टारगेट होता है ना, रेस्ट में होता है। अब मासेस सभी का दिया हुआ है, किसका किसका, देखो मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये सभी दिया हुआ है। तो हमको इसमें जानते हो प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो इसका जेई का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली ये जो है ना नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, ठीक है ना। इट मस्ट बी ए नॉन रिलेटिविस्टिक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें देखो मासेस सभी का दिया हुआ है, तो इसको तो डायरेक्ट नॉन रिलेटिविस्टिक से ही निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना, ये M2 हो जाएगा, और ये मतलब ये M1 है, अल्फा पार्टिकल उसको स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना।
तो इसमें मासेस किसे इसका दिया हुआ है, देखो नाइट्रोजन का मास ये दिया हुआ है, हीलियम का मास ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना ऐसा हो जाएगा और हमें अच्छा क्यू वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले में तो क्यू भी तो है। ठीक है, चलो एक बार नोट डाउन कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, तभी बनेगा प्रॉपरली। सभी लोग नोट डाउन करो इसको, जरा देखो क्या आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन भी आसान है। हाँ हाँ, इसमें कोई ऐसा ज्यादा नंबर इन्वॉल्व नहीं है। एक्चुअली जानते हो वो जो बाइंडिंग एनर्जी वाला होता है ना, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ रहता है ना, जिसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया रहता है, उसमें डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन, है ना। यस सर। ऑल राइट, सो देखो ये क्वेश्चन है IIT जेई का है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये हीलियम स्ट्राइक कर रहा है नाइट्रोजन को। हीलियम में 2 4 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन में 7 और क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड इट इज फॉर्मिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 8 और कितना लिखा हुआ है ये 19 है ना, 8 और 19 लिखा हुआ है। और ये 1 और 1 है, ठीक है ना। अब मासेस सभी के लिख देते हैं, ठीक है ना। मासेस देखो इसमें सबसे पहले मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16.006। और मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है दैट इज गिवन टू बी 4.003। मास दिया हुआ है सभी का 003, ठीक है। और उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 1.008, तभी एटॉमिक मास यूनिट में है, ठीक है ना। और मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 19.003, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और बस यही मासेस ही तो दिया हुआ है। 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू 930 इसमें दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वही लिख यूज करना है, ठीक है ना। अपने मन से यूज नहीं कर देना है कि 931 हम जानते हैं, ठीक है ना। ऐसा करोगे ना तो आंसर मैच नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो जो दिया है उसी को यूज कर लेंगे। इसमें देखो सही लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसमें इसमें लिखा हुआ है ये सभी यू यू में लिखा हुआ है, यू यू यू, ठीक है। अब हमें बोला गया है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, ठीक है। और इसमें 1 U इज इक्वल टू लिखा हुआ है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, C⁻², ऐसे लिखा हुआ है, देख लो, है ना। तो सबसे पहले इसमें Q वैल्यू निकाल लो। Q इज इक्वल टू हम ऐसे लिख देंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया इसका होल स्क्वायर और इंटू C² हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो मास ऑफ रिएक्टेंट आप निकालोगे ना यहाँ से, तो मास ऑफ रिएक्टेंट में यही तो रिएक्टेंट है दोनों, ठीक है ना। इन दोनों का मास ये हो गया, इन दोनों का सम कर दो, तो ये सम ट्वेंटी करो। पॉइंट जीरो जीरो नाइन हाँ 009 हो जाएगा और ये और हो जाएगा 20। 20 माइनस, ठीक है ना। मास ऑफ यस। प्रोडक्ट इन दोनों का सम करो, 8 3 11, 11 0 और 20 पॉइंट इतना आ रहा है ना, इतना ही तो आ रहा है। और इंटू ये U आ जाएगा, U × C², क्योंकि सभी का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है ना। तो अब ये माइनस कर दो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 11 में 9 गया 2 माइनस 0.002 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना U × C², तो U का वही लिख देते हैं 930 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। दिस इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि U/C² आएगा ना इसमें, तो C² से कैंसिल हो जाएगा। तो ये Q निकल गया, Q। अब देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं इसमें कि जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मतलब थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम हमें निकालना है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा -Q और 1 प्लस यहाँ पे मास ऑफ हीलियम आएगा, ध्यान रखोगे, और जो टारगेट है मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऐसे लिखना होगा। तो ये यहाँ पे पुट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 3 6 2 9 18, ठीक है ना। और 3 डेसिमल के बाद 0 लगा देना है, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना। 1.86 आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस मास ऑफ हीलियम, तो हीलियम का मास 4.003 दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ये नाइट्रोजन 16.006 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बस आप इसको डिवाइड करिए, लगभग कितना आ रहा है 1/4। 1/4 हो जाए। 2 हाँ हाँ, तो ये आप निकाल लो जो भी आ रहा है, ठीक है ना। फाइव बाई यहाँ से फोर साउंड लेकर। हाँ, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4×4 = 16, 4×4 = 24, 4×20, ठीक है ना। ये आ जाएगा। अब तुम लोग इसको जरा कैलकुलेट करके देख लो जो भी आ रहा है, ठीक है, बता दो हमें कितना आ रहा है।
2.3 अप्रोक्स। 2.3 ठीक है। यस। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको हमने यहाँ पुट किया ना, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन में आएगा 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो ठीक है, जो भी आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो ये जेई का क्वेश्चन था, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन जो है ना, अभी देखोगे कि अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर शायद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट देखें जरा, आंसर दिया है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कहाँ था ये? फिजिक्स पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 2 तो ये इसमें। मेंस का था एडवांस का? एडवांस का, एडवांस। मेंस में इतना इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ये जानते हो, मतलब जेई के स्टूडेंट्स के लिए टफ क्वेश्चन है वो, इतना एडवांस पढ़ते नहीं है। कभी कभी जानते हो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा एडवांस आ जाता है ना, नहीं तो इसमें जानते हो आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी हम देखो क्वेश्चन दिखाते हैं तुम लोग को। ठीक है ना, नेक्स्ट। गेट, देखो ये गेट 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आया है, ये तुम लोग कर लोगे। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ये तो हम कराए थे ना शायद, ये मॉर्निंग में कराए थे ना ये क्वेश्चन, अमेरिशियम। और ये इसमें तो देखो ऐसा है, अल्फा पार्टिकल यस इज सर। इमिटेड। हाँ, ये तो करा दिए थे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, तो इसमें भी वही किया गया था कि इसमें जो है ना क्यू वैल्यू दो तरीके से निकाला गया था। एक बार निकाला गया क्या बोलते हैं, मास से, और एक बार काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है ना, तो बस उससे आंसर आ गया था। ठीक है ना, तो ये देखो एक ये 2023 क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन देखो इसमें और इसी टाइप का पूछा गया था, अभी दिखा रहे हैं हम लोग को। तो इसको अभी हम कराएंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अभी, इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन देखो देख ले रहे हैं। ठीक है ना, एक मिनट, इसमें मिनिमम सर्च कर देते हैं। हाँ, मिनिमम। अच्छा, मिनिमम वाला यही आ रहा है इसमें। ठीक है, चलो ठीक है, इसी को कर लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन पायोन न्यूक्लियन स्कैटरिंग, पायोन एंड न्यूक्लियन कंबाइन टू फॉर्म शॉर्ट लिव्ड बाउंड स्टेट कॉल्ड डेल्टा पार्टिकल। तो पायोन और ये न्यूक्लियन है, डेल्टा पार्टिकल बन गया। द मास ऑफ पायोन एंड न्यूक्लियन एंड डेल्टा पार्टिकल आर दिस। ठीक है ना, तो देखो पायोन का मास दिया हुआ है ये, न्यूक्लियन का ये दिया हुआ है, और डेल्टा पार्टिकल का ये है। तो हम देखो यहाँ पे अगर ऐसे देखें ना कि इसका मास और इसका मास का सम करोगे ना, तो ये मॉर्निंग में भी हम बताए थे कि इन दोनों के मास का सम अगर आप देखिए, ठीक है ना, तो कितना आ जा रहा है, मतलब ये आ जाएगा 8 और प्लस 8, 7 और 10, मतलब 1078 आ रहा है, 1070। और ये देख रहे हो ना 1230 है, तो मतलब डिफरेंस है इसमें। ठीक है ना, देर इज डिफरेंस। ओके, 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कम से कम डिफरेंस है, मतलब 30 और इधर 20। हाँ, मतलब 150 मेगा इलेक्ट्रॉन, 152 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है दोनों मासेस में। ठीक है ना, बाद में जो डेल्टा पार्टिकल बन रहा है, तो मास में जानते हो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये रिलेटिविस्टिक केस माना जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें बोला जा रहा है, देखो इन द लैब फ्रेम वेयर न्यूक्लियन इज एट रेस्ट, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी। ठीक है ना, तो एक बार देखो हम थोड़ा सा कंपैरिजन बताते हैं, तो आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है, देखो रिएक्टेंट का मास में दोनों मास को ऐड करना पड़ेगा, तो 1078 आ रहा है ये। ठीक है ना, और ये 1230 है, तो दोनों के मास का डिफरेंस लोगे ना, 78 प्लस 22 हो जाएगा 1100। ठीक है ना, और प्लस फिर 1200 और 30, तो मतलब क्या बोलते हैं 130, तो ऐसे ही ज्यादा हो गया, मतलब 152 का डिफरेंस आ रहा है। 152 यूनिट देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना, तो इसमें जो है ना डिफरेंस जो आ रहा है ना 152 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। ठीक है ना, अभी जो हम लोग क्वेश्चन जो जेई का कर रहे थे ना, एक बार आप लोग देखिए, ये जो जेई का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो इसमें देखो मास का ही तो डिफरेंस निकाला जा रहा है ना, दिस इज द डिफरेंस ऑफ मास। ठीक है ना, तो मास का जो डिफरेंस निकल रहा था ना, अगर हम सी, ठीक है ना, तो ये आप देखिए कि इसको अगर मल्टीप्लाई से करते हो, ठीक है ना, तो मतलब ये कितना हो रहा है, मतलब ये पॉइंट, ये हटा देंगे तो 0.9 आ जाएगा, 0.9। पॉइंट ठीक एट है ना, होगा।
हाँ तो 1.8, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं वहां पे देख रहे हो 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब एक्चुअली देखो एक बात समझना ये है कि यहाँ पे 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। और अगर आप मासेस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का देखिए, जैसे यू है, यू का वैल्यू ही तो दिया हुआ है ना, देखो यू का वैल्यू इसमें दिया हुआ था 930। तो अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मास देखते हैं तो इसको देखो, इसका मास जो है ना वो 930 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये तो मतलब 3600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इसका मास करोगे तो और बहुत ज्यादा, इसका मास करोगे और ज्यादा, इसका सबसे छोटे वाले का मास देखो तो कम से कम 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मास है। तो देखो जो जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, ऑब्जेक्ट जो इन्वॉल्व है उनका मास अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हो तो 930 मिनिमम आ रहा है ये हाइड्रोजन का, तो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये जो चेंज इन मास आ रहा है ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो चेंज इन मास इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स, तो इसीलिए इसको नॉन रिलेटिविस्टिक बोला जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें आप देखिए चेंज इन मास जो है वो 152 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप नोटिस करिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंज इन मास इज 152, तीन इन दोनों का मास का सम और इसका डिफरेंस लेंगे ना तो 152 है। और आप देख रहे हो पायोन का मास इटसेल्फ जो है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें हो क्या रहा है कि पायोन के मास से ज्यादा मास तो चेंज हो जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो इसको मतलब ये प्योरली रिलेटिविस्टिक केस है, ठीक है। तो अब देखो इसमें बोला जा रहा है इन द लैब फ्रेम वेयर न्यूक्लियन इज एट रेस्ट, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी of the pion to produce the delta particle। तो देखो पायोन इज द स्ट्राइकिंग पार्टिकल, टारगेट जो है ना यहाँ पे ये न्यूक्लियन है, ठीक है ना। तो सभी का पहले मास नोट कर लो तुम लोग, ठीक है ना, हमें बता दोगे कितना कितना मास है, 140, 938 और यहाँ पे 1230, इसको नोट कर लो सभी लोग, ठीक है ना। अभी हम पूछेंगे तो बताओगे, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग उस फॉर्मूले से, तो मिनिमम एनर्जी पूछा गया ना। अच्छा इसमें मिनिमम एनर्जी बोला गया है, ध्यान रखोगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं बोला गया है। तो पहले जानते हो क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा और उसमें रेस्ट मास एनर्जी ऐड करना होगा, तब जाकर के मिनिमम एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये गेट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, गेट 2023, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसा दिया हुआ है कि एक पायोन है, इट इज स्ट्राइकिंग एन न्यूक्लियन बिकॉज ऑफ विच डेल्टा पार्टिकल बन रहा है। इसका मास जो दिया हुआ है, देखो मास हम लोग बोले थे ना, अभी लिखेंगे, तो इसका 140 दिया हुआ था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। इसका दिया हुआ था 1230 है ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कितना दिया हुआ था 938, इतना ही यस था, सर। यस। ठीक है। तो इसका 938 था, ठीक है। तो इसमें टारगेट देखो ये स्ट्राइकिंग पार्टिकल है और बाई सी स्क्वायर है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो सी स्क्वायर और दिस इज ऑल्सो सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जानते हो थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा ना, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी पायोन का, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग पहले, ठीक है ना। यहाँ पे सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ये रिलेटिव मतलब आप ये हेलो। कह सकते हो यहाँ पे हाँ। डेल्टा एम, माइक ऑफ कर लोगे, डेल्टा एम जो है ना यहाँ पे जो चेंज इन मास आ रहा है ना वो 152 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो है रात में कब कंपेरेबल, आएंगे, कितने बजे तक? माइक ऑफ कर लो, किस कंपेरेबल, दिस इज कंपेरेबल टू मास ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इनफैक्ट ज्यादा है, मास ऑफ पार्टिकल तो से ज्यादा घंटा है। कुछ नहीं लगे। एक मिनट इसको बंद करते हैं जरा। HP कौन? तो देखो इसमें क्या है, कंपेरेबल टू मास ऑफ पार्टिकल्स है ना, ये जो चेंज इन मास निकला है वो कंपेरेबल टू मास ऑफ पार्टिकल्स आ रहा है ना, सो इट इज रिलेटिविस्टिक केस, इट इज रिलेटिविस्टिक, ठीक है, रिलेटिविस्टिक केस है ये, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक केस है, तो इसमें अभी हम बताया ना थ्रेशोल्ड काइनेटिक जो पायोन निकालोगे ना, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का स्क्वायर कर देंगे और 2 टाइम्स यहाँ पे मास ऑफ टारगेट करना पड़ेगा। तो टारगेट जो है ना यहाँ पे मास ऑफ ये न्यूक्लियन, ये टारगेट है, दिस इज द टारगेट, और मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज, तो मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो देखो ये है, तो ये 1230
इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, तो इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है 1078। ना। 1078 आया था, है ना, इसका होल यस। स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ टारगेट, तो टारगेट का 938 है, ठीक है ना। तो अब इसका ऐसा करो ए प्लस बी ए माइनस बी कर दो, ठीक है ना। तो ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे ना तो ये आ जाएगा 8 आ गया, और इधर से 7 3 10, और इधर से 7 3 10 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 1 2, इतना आ गया। और माइनस करने पे तो 152 आ रहा था ना, 152, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 938, ठीक है। अब सब कुछ जो है ना मासेस जैसे बाई सी स्क्वायर में लिखा हुआ था ना, तो सी स्क्वायर जो यहाँ पे था ना वो कैंसिल वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना। मासेस में सी स्क्वायर था ना ऐसे, तो वो आप समझ रहे हो, देखो यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ पुट 187 करोगे, हाँ, तो ये कितना आ रहा है 187.002, मतलब 187। 187.002, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना आया। तो ये थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। अब इसमें बोला गया ना मिनिमम एनर्जी, देखो मिनिमम अगर एनर्जी बोला जाता है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखोगे थ्रेशोल्ड, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है ना प्लस रेस्ट मास एनर्जी, इसका ये ऐड कर देना होगा। तो मान लो आ गया 187.002, और प्लस इसका जो रेस्ट मास एनर्जी, ये तो 140 तो दिया ही है ना, तो इसको 140 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐड कर दो। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 7 8 4 12, 327। 327.00 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा दैट्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर निकल आएगा, ओके। तो देखिए इसमें जो है ना ये आंसर दिया होगा, गेट 2023 क्वेश्चन नंबर 60 है, देखो इसमें आंसर दिया है, इसमें आंसर नहीं है। अभी दिखाते हैं हम आंसर तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर कितना था, 60 था, है ना। हम्म। मेरे पास है नहीं इसका आंसर क्या। हाँ देखो ये जो है ना आंसर की निकल गया है, सर उतना ही है। उतना ही है ना, ठीक है। यस सर, रेंज में दिया है 326.9 टू एक मिनट 327.1। लगा। तो ये है हमारे पास भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 60 था, है ना। तो हाँ देखो 326 से 327, हमारा आंसर कितना आया था, 327 एग्जैक्ट आ गया था, है ना, ठीक है। तो उतना उस रेंज में आ रहा है आंसर, ठीक है। ऑल राइट, तो ये सब ये जो है ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला से फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। आप इजिली आंसर कर सकते हो। तो देखो गेट 2023 में आपने देखा ना, इसी टॉपिक से जो अभी हम लोग जितना पढ़े ना उससे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो एक मिनट देखो, ये क्वेश्चन था, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि एक क्वेश्चन और था, 3 क्वेश्चन थे ऐसा लग रहा था, ये तो हम मॉर्निंग में करा दिए थे, है ना। एक क्वेश्चन और हमको लग रहा था, चलो तुम लोग देख लोगे, हम मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन है गेट में। हाँ 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 ये है ना, नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो मतलब पार्टिकल फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तुम लोग देख लोगे मुझे, या हम देखेंगे ना, तो हम अगर मिलेगा तो हम बता देंगे, मुझे ऐसा लग रहा था 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
तो एक बार देखो, हम असाइनमेंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन गेट 2024 में पूछा गया है, ठीक है ना, वो हम देखो एक बार पहले करा देते हैं तुम लोग को, ठीक है ना। गेट 2024। हाँ, ये है क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत वेल नोन क्वेश्चन है। दिस वाज आस्क्ड इन टीएफआर एग्जाम आल्सो। ये आप लोग असाइनमेंट में देखोगे ना, तो टीएफआर के नाम से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं था ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना। टीएफआर में पहले आया हुआ था, असाइनमेंट में टीएफआर के नाम से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी एंड रेस्ट मास ऑफ टू न्यूक्लियॉन बाउंड स्टेट आर डिनोटेड बाई बी एंड एम सी स्क्वायर। ध्यान रखोगे, एम जो है ना, ये रेस्ट मास है, ठीक है ना। रेस्ट मास एनर्जी दिया हुआ है respectively, where c is the speed of light, minimum energy of a photon required to dissociate the bound state। बाउंड स्टेट को डिसोशिएट करने के लिए मिनिमम एनर्जी कितना होता है, ठीक है ना। तो एक बात देखिए, आप लोग समझिए यहाँ पे। एक होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ना, बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें यही बोल रहे थे कि बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट ए न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स। किसी न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये बी नहीं होगा। देखो, अभी हम आपको लॉजिकली बताते हैं, ठीक है ना। आपको आंसर जो है ना, इसमें सॉल्व बिना किए हुए आप टिक कर सकते हो इसका आंसर। देखो, एक बात समझ लो पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें बोला गया कि एक टू न्यूक्लियॉन स्टेट है, ठीक है ना, दो न्यूक्लियॉन है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप देखिए, इसका बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी ये जो है ना, बी दिया हुआ है, ठीक है। ये रुका हुआ है मान लो, ठीक है। तो अगर जानते हो, देखो, हम इसको इस स्टेट से इस स्टेट में ले जाना चाहते हैं, इस स्टेट में जिसमें दोनों रुके हुए हों। ये भी रुका हुआ है, ठीक है ना, दोनों रुके हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा ना, देखो, तो इस स्टेट से, मतलब इस स्टेट से आप इस स्टेट में लाना चाहते हैं, इसका बाइंडिंग एनर्जी बी दिया हुआ है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, आप लोग ध्यान रखोगे, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो दैट विल बी इक्वल टू जस्ट बी। डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन ऐसे ही होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट ए मॉलिक्यूल, ठीक है ना, और न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस या मॉलिक्यूल में भी हम लोग डिफाइन करते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल है या न्यूक्लियस है, जो भी है, ठीक है ना। तो इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, अगर न्यूक्लियस बोला है तो न्यूक्लियस बोल देंगे, ठीक है ना। तो उसको ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना, जैसे यहाँ पे मिनिमम एनर्जी, इसको ऐसे लिख दो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो तो बी होगा। लेकिन इसमें बी मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में भी रुका हुआ है ये, और बाद में भी रुका हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि हम सिर्फ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें बोला गया हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, फोटोन ब्रेक कर रहा है। तो इसमें देखो ऐसा है, नाउ व्हेन फोटोन ब्रेक्स, देखो, व्हेन फोटोन causes दी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग जो हो रहा है ना, वो मतलब हम सपोज करो मैनुअली नहीं कर रहे हैं, बल्कि फोटोन से करा रहे हैं। तो देखो ऐसा है कि ये मान लो कोई बाउंड स्टेट है, ठीक है ना, डायटोमिक या टू न्यूक्लियॉन सिस्टम है। अब एक फोटोन आया इधर से, तो ये फोटोन आया, तो अब फोटोन इसको हिट किया, जिसकी वजह से ये ब्रेक कर गया। तो अब ये देखो ऐसा हुआ कि नाउ वी हैव दिस सिचुएशन। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, बाउंड था पहले, देखो बीच में बाउंड, हम बाउंड दिखा रहे हैं बीच में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाउंड नहीं दिखा रहे हैं, तो ये हो गया। लेकिन फोटोन जो होता है ना, इसका मोमेंटम होता है, फोटोन हैज मोमेंटम, ठीक है ना। फोटोन हैज मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए अब जो है ना, ये मूव कर रहा होगा, ये भी मूव कर रहा होगा, द टू विल हैव सम वेलोसिटी, ये मूविंग है। अगर हम इसको रेस्ट में बोल देंगे ना, तो जानते हो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सो द टू विल बी मूविंग। तो ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड जो था बी था। अब हमको सिर्फ इसको ब्रेक नहीं करना है, बल्कि ब्रेक कराकर मूव भी कराना है, तो ऑब्वियसली अब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ना, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव टू, मतलब फोटोन क्या करेगा, इट विल ब्रेक एंड इट विल इम्पार्ट सम मोमेंटम टू द पार्टिकल्स। ओके, सो आप ये कह सकते हो, photon will break
and also impart some momentum, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन तो करना है ना। मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन कभी वायलेट नहीं होता है, ध्यान रखोगे। मोमेंटम, ठीक है ना। मोमेंटम का मतलब सम काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम आया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें फोटोन की जो एनर्जी होगी ना, देयरफॉर देयरफॉर जो मिनिमम एनर्जी होगा, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का जो मिनिमम एनर्जी होगा ना, दैट शुड मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। क्योंकि अभी जब रेस्ट में था तो बी था, तो यहाँ पे ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो अब देखो इसमें जानते हो क्या हुआ, जिसने भी पेपर बनाया ना, उसको इस बात का ध्यान नहीं होगा कि उसने एक ही ऑप्शन दिया बी ग्रेटर देन बी का, तो इसलिए उस वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। देखो इसमें तो बी दिया हुआ है, इसमें ग्रेटर देन बी है, देखो बी मल्टीप्लाई 1 प्लस समथिंग है ना, तो ये ग्रेटर देन बी हो गया, ये लेस देन बी हो गया, ये भी लेस देन बी हो गया। तो इसमें तो ऐसा साफ पता चल रहा है कि इसमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेटर देन बी होगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। दैट इज द आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि चलो ये लॉजिक से तो बन गया, अब हमें मतलब बताना है कि कैसे मतलब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखिए फोटोन का केस जब आता है ना, तो वो प्योरली रिलेटिविस्टिक हो जाता है, ठीक है ना। केस ऑफ फोटोन इज प्योरली रिलेटिविस्टिक, तो इसको रिलेटिविटी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिलेटिव तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट द बाउंड स्टेट, तो मिनिमम एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी का जो फॉर्मूला अभी बताया ना, ये फॉर्मूला, ठीक है। देखो इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड, ये मिनिमम एनर्जी है, हम फोटोन का निकाल रहे हैं। फोटोन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वही फोटोन का एनर्जी होता है, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास एनर्जी तो जीरो होता है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ, देखो फोटोन इन्वॉल्व है, ध्यान रखेंगे, इट इज प्योरली रिलेटिविस्टिक केस, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में फोटोन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, ठीक है ना। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन इन नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, ओके। तो मास ऑफ प्रोडक्ट ऐसे लिख दोगे यहाँ पे, प्रोडक्ट स्क्वायर माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ टारगेट और मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, ऐसे कर दोगे। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है ना, ऐसा है कि ये बाइंडिंग एनर्जी इसका बी दिया हुआ है, और इसका रेस्ट मास एनर्जी जो है ना, देखो इसमें लिखा हुआ था ऐसे करके, रेस्ट मास एनर्जी, ये mc स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब इसका मास जो है ना, देखो टारगेट का जो मास है, मतलब इसका जो मास है, ये m दिया हुआ है, मास रेस्ट मास जो है ना, दैट इज गिवन टू बी m, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि, ठीक है, तो मास ऑफ, अच्छा मास ऑफ प्रोडक्ट हमें लिखना है, ठीक है ना। रिएक्टेंट का मास तो हम ऐसे लिख देंगे, ये m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये m स्क्वायर। मास ऑफ प्रोडक्ट, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसमें जो है ना, देखो मतलब ये फोटोन का जो भी एनर्जी था ना, वो इस, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है ना, तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। चलो ये दिया हुआ नहीं है ना, मास ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो हम निकाल लेंगे इसको, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक तरह से ऐसे निकाल लेते हैं, देखो क्यू वैल्यू हम लोग दो तरीके से निकालते हैं ना, सी वी कैलकुलेट क्यू वैल्यू इन 2 वेज, ठीक है ना। क्यू वैल्यू एक निकाला जाता है ऐसे करके, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का सम माइनस, ये थोड़ा देखो हम यहाँ पे, ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है ये, वहां पे मास ऑफ प्रोडक्ट हमको पता नहीं है ना, तो इसलिए उसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हम लोग लिखते हैं सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यू वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, 0 + 0 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना कि पार्टिकल्स हैं, दीज आर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होता है, दो न्यूक्लियॉन में, मतलब हो सकता है कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो, ड्यूटीरियम हो, ठीक है ना। तो पार्टिकल का कोई बाउंडिंग एनर्जी नहीं हो, बाइंडिंग एनर्जी नहीं होता है, इसका बाइंडिंग एनर्जी बी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू वैल्यू माइनस बी आ रहा है, लेकिन क्यू वैल्यू हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं, देखो क्यू इज इक्वल टू होता है मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, सॉरी मास ऑफ प्रोडक्ट ऐसे लिख दोगे।
तो यहाँ से देखिए कि क्यू की जगह माइनस बी लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय जस्ट ए मिनट, क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज स्क्वायर क्लियर से नहीं। हाँ, सी स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, ठीक है ना। सी स्क्वायर से तो देखो यहाँ पे सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टर निकालोगे ना, तो मास जो है ना, जो भी न्यूक्लियस वगैरह जो भी है, ये इसका मास एम दिया हुआ है। फोटोन का तो कोई रेस्ट मास होता नहीं है। मास देखो, ध्यान रखोगे, इस फॉर्मूले में जो मास लिखा जाता है ना, वो रेस्ट मास होता है, ठीक है ना। तो फोटोन का रेस्ट मास तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये फोटोन आके स्ट्राइक कर रहा है, इसका रेस्ट मास जीरो है, माइनस सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। और ये जो सी स्क्वायर दोनों में मल्टीप्लाई था ना, उस सी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं ऐसे करके, सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, मास ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे ना, इसको इधर ले आओगे तो ये इधर ऐड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट, एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे, देखो ऐसे करके, कि मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा ना यहाँ पे, प्रोडक्ट, ठीक है। सो सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एम प्लस बी बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्यू वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट से देखो हमने निकाल लिया है ये, ठीक है ना। अब उसको यहाँ पे पुट करते हैं, देखो मास ऑफ प्रोडक्ट का स्क्वायर है ना, तो ये निकल रहा है एम प्लस बी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दिस, और डिवाइड बाय 2 इंटू मास ऑफ टारगेट, तो एम दिया हुआ है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी हैव, और मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर है ये, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से कि ये थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी आ रहा है यहाँ से, तो इसको अगर ओपन करोगे ना, तो एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन सी पावर 4 होगा प्लस, ठीक है। 2ab करोगे ना, तो 2mb और डिवाइड बाय सी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और फिर मल्टीप्लाइड में यहाँ पे सी स्क्वायर है और डिवाइड बाय 2m है। तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो सी स्क्वायर कैंसिल, 2m कैंसिल हो जाएगा, तो एक बी कॉमन आ जाएगा यहाँ से। बी सॉरी, एक बी कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल वन बच जाएगा, इसमें वन आ जाएगा, ठीक है ना। एक बी इससे कैंसिल हो जाएगा, एक सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बी अपॉन 2m और इंटू सी स्क्वायर, दैट्स द आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि देखो, इसमें भी थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा गया है, लेकिन हम लोग थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकाले तो वही आंसर हो गया, क्योंकि फोटोन का कोई रेस्ट मास एनर्जी होता नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो, अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे ना, इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा गया था, मिनिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा था। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जब निकला ना हमारा ये, तो उसमें हमने रेस्ट मास एनर्जी को ऐड किया था, ठीक है ना। फोटोन में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास एनर्जी जीरो होता है, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला वही लगा है, ठीक है ना, वी हैव अप्लाइड द सेम फॉर्मूला। लेकिन इसमें मास ऑफ टारगेट दिया हुआ नहीं था ना, तो हम पहले मतलब सॉरी, प्रोडक्ट का मास नहीं दिया हुआ था, तो हम प्रोडक्ट का मास का सम निकाल लिए यहाँ से, एम प्लस बी बाई सी स्क्वायर, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल भी नया क्वेश्चन नहीं था गेट, ऑल्दो इट वाज आस्क्ड इन गेट 2024 एग्जाम, ठीक है ना। लेकिन ये आप लोग देख सकते हो टीएफआर में, आई थिंक 2017 में शायद पूछा गया है ये, ठीक है ना। दिस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और राइट, तो देखो ये जो टॉपिक है ना, मतलब अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्शन, बाइंडिंग एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इससे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, असाइनमेंट में जो है ना, कई क्वेश्चंस और दिए हुए होंगे, ठीक है ना, इस टॉपिक का। तो आप लोग सभी लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो अब, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेलो सर। सो हेलो सर, हाँ बोलो। लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा सुबह वाला और ईएमटी का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर देंगे। आंसर हाँ बोलो। ये रिलेटिविटी आप दूसरी बैच मतलब वापस पढ़ाएंगे अभी मैथमेटिकल के साथ, मतलब ऐसे रिलेटिविटी वाला पोर्शन। रिलेटिविटी हमारे क्या बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ाएंगे, मतलब, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। प्लीज लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, कर देंगे। Record